नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इस चैप्टर में हमने जाना कि हमारे लिए 3 नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले उसमें एयर था, एटमॉस्फेयर, हवा में। हमने देखा एयर में क्या कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है? हमने इम्पोर्टेंस की बात किया। हमने बात किया कि एयर में कैसे मूवमेंट देखने को मिलता है, विंड कैसे ब्लो करती है। हमने देखा एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। ख़ास तौर पे हमने बात किया स्मॉग, याद होगा आपको स्मॉग। हमने देखा था कि एयर में वाटर कैसे ऊपर पहुंचता है और कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन। हमने बात किया था रेन कैसे होता है, और हमने ये भी बात कर लिया था कि कई बार अगर एयर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो रेन के साथ एसिड भी डिजॉल्व होके आने लगते हैं, तब हम उसको एसिड रेन भी कहते हैं, एसिड रेन। तो पहला नेचुरल रिसोर्सेज हो गया एयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। दूसरा हमने पढ़ा था, चूंकि हमने बायोस्फीयर शुरू किया था, बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में 3 चीज बताई थी आपको, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। 3 चीज बताई थी आपको। तो पहला तो हो गया एटमॉस्फेयर का एयर। अब हम बात करेंगे नंबर 2, हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, पहले तो ये जानेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज वो कोई भी नेचर की चीज जिसे ह्यूमन बीइंग्स अपने लिए इस्तेमाल करता है, वो रिसोर्सेज कहलाता है। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वाटर को, बिना इसके लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो यही आज हमको पढ़ना है, और जब ये वाटर खत्म होगा फिर हम नंबर 3 बात करेंगे लिथोस्फीयर, जिसमें आएगा सॉइल। ठीक है, सॉइल भी एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। तो पूरे चैप्टर में हमको 3 नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना था। एयर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करेंगे वाटर, और उसके बाद हम बात करेंगे सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं वाटर। वाटर को क्या कहा गया? वाटर को कहा गया ए वंडर लिक्विड। वाटर को क्या कहा गया? ए वंडर लिक्विड। वंडर लिक्विड ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वाटर में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो किसी और में नहीं है। एक तो पानी के अंदर ज्यादातर चीज घुल जाती हैं, डिजॉल्व कर लेता है ये मोस्ट ऑफ आइटम को। वाटर में डिजॉल्व पावर बहुत अच्छी है। ज्यादातर जितने भी मिनरल्स हैं सॉइल से पानी में घुलने के बाद ही पेड़ में पहुंचते हैं। अगर ये पानी किसी मिनरल्स को अपने अंदर नहीं घोलता तो पेड़ को मिनरल्स नहीं मिलते और अपना खाना नहीं बना पाता। और भी क्या क्वालिटी है पानी? पानी जो है वो सॉलिड के रूप में मिलता है, पानी गैस के रूप में मिलता है, और पानी लिक्विड के रूप में मिलता है। तीनों स्टेट ऑफ फॉर्म के रूप में वाटर पाया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि आखिर वाटर एक वंडर लिक्विड क्यों है? क्योंकि वाटर किसी भी चीज को डिजॉल्व कर सकता है। वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड के रूप में जब होता है तो हम इसको आइस बोलते हैं। पानी जब गैस के रूप में होता है तो इसको वेपर बोलते हैं, और पानी जब लिक्विड के रूप में होता है तो इसको पानी ही बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। हाँ?
तो ये तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है। भाई इसकी तो कोई बात नहीं हुई सर, वंडर लिक्विड है, ठीक है, डिजॉल्व करता है, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, फिर और क्या है? ये इसलिए भी वंडर लिक्विड है क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी लिविंग सिस्टम हैं, उन लिविंग सिस्टम के अंदर सेल हैं और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी ही होता है लगभग 90%, और भी ज़्यादा हो सकता है। पानी ही पानी है और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं सेल के अंदर। ये केमिकल प्रोसेस, अगर यहाँ पानी नहीं होता तो ये केमिकल प्रोसेस नहीं होती। इसका मतलब एक लाइफ को अगर चलाना है तो वहाँ पर ये मीडियम, ये पानी होना बहुत जरूरी है, तभी वहाँ केमिकल प्रोसेस चल पाएंगी। बिना पानी के कोई भी सेल काम नहीं कर सकती, वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि पानी एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा केमिकल प्रोसेस चलती हैं सेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिन पानी सब सून, ऐसा एक पढ़ा था ना हिंदी में, रहीमन पानी राखिए, पानी। चलिए छोड़िए, अब हिंदी नहीं पढ़ना, हमको बायोलॉजी पढ़ना है। और पानी हमारी अर्थ पे मौजूद है, पानी हमारी अर्थ पे मौजूद है, इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लेनेट, जब ऊपर स्पेस से हमारी अर्थ को देखेंगे तो नीला नीला रंग दिखाई देगा, पानी पानी भरा पड़ा है हमारी पूरी अर्थ पर। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2/3 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अगर पूरी अर्थ के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो 3 हिस्से में से इतना पानी है हमारी अर्थ पर, केवल इतना सा जमीन है, बस इतनी सी जमीन है। ज्यादातर पूरा अर्थ पानी से भरा हुआ है, उसकी सरफेस के ऊपर पानी पानी भरा हुआ है। अब हमको जानना चाहिए कि हमारी अर्थ पर पानी कहाँ कहाँ होता है। हाँ, हमारी अर्थ पे आखिर पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारी अर्थ पर आखिर इतना पानी है, 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर। और वाटर की कवरिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाँ, वाटर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो ये 2/3 है हमारी अर्थ का, इतने पार्ट को ये कवर करता है। चलिए ये चीज तो जाने दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी कहाँ मिलता है। क्या ये एयर में मिलता है? पानी हवा में होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, वेपर के रूप में होता है, क्लाउड बनाता है। हाँ, क्लाउड बनाता है ना, हवा में पानी होता है तभी तो रेन होती है, नहीं तो कैसे होगा। कितना सारा पानी रोज गर्म होके एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। रोज समुद्र अगर गर्म हो रहा है, कहीं कुछ भी गर्म हो रहा है, तो रोज पानी हवा में उड़ता है। हाँ, आपके बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, आपने इसको गर्म कर दिया तो ये पानी भी हवा में जा रहा है। पेड़ पौधे जो हैं वो जो भी अपनी जड़ों से पानी ले रहे हैं, उनकी पत्तियों से ट्रांसपीरेशन होता है, वो भी हवा में जाता है। हाँ, एक नदी बह रही है, उसका पानी भी वेपर बन के उड़ता रहता है, तो हम कहेंगे कि हवा में पानी होता है। दूसरा हम बात करते हैं लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर पानी क्या। एक तो बड़े बड़े समुद्रों में पानी भरा पड़ा है, बहुत सारा पानी समुद्रों में है। हाँ, कौन कौन से ओशियन है आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, एसएसटी में जब आप पढ़ते हैं। हाँ, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, हाँ, प्रशांत महासागर, आपने पढ़ा होगा, मैं बायोलॉजी पढ़ाना है। कुल मिला के समुद्रों में पानी बहुत भरा पड़ा है। इसके अलावा जमीन पर पानी है नदियों के अंदर, रिवर, और पानी है लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर।
है, कैनाल निकाल रखी है हमने बहुत सारी। ये सब पानी जमीन के ऊपर फ्लो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और इससे भी बहुत ज्यादा पानी आइस के रूप में हमारे पोल एरिया में, पोलर जो एरिया है, पोलर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हिमालय के ऊपर देखो, है, हिमालय के ऊपर कितना सारा पानी बर्फ के रूप में जमा है। ये सब लैंड के ऊपर ही तो है पानी। तो ना केवल बहता हुआ पानी हमको दिखता है, बल्कि बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी भी बहुत सारा पाया जाता है हमारी अर्थ के ऊपर, जो जमा है बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर। हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उनके ऊपर पानी ही पानी है बर्फ के रूप में। यही पानी तो पिघल पिघल के आता है और नदी बनाता है। गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब वहीं से तो आ रही हैं। जब बर्फ का पानी पिघल के नदियों में आता है तो उन नदियों को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है? बर्फ का पानी पिघल के आता है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जमीन के अंदर। जमीन के अंदर भी पानी होता है। कैसे होता है? जैसे ये आपकी अर्थ है, इस पे बरसात का पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे अंदर रॉक्स हैं, अंदर सॉलिड सरफेस है, तो ये पानी सीपेज होके इन रॉक के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। ये जो बरसात का पानी जमीन के अंदर ये जा रहा है, ये ही डिपॉजिट होता है। नीचे रॉक हैं इसलिए डिपॉजिट होता है। और इसी अंडरग्राउंड पानी को हम ट्यूबवेल या हैंडपंप से बाहर निकाल लेते हैं और ये पानी हमारे लिए काम आता है। तो एक्चुअली ये बरसात का पानी ही नीचे जमीन में गया, वही रॉक के ऊपर भरा पड़ा है नीचे, उसी को हम निकालते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है। कुआं खोदते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड वाटर को बाहर ऊपर खींच रहे होते हैं हम लोग। जितनी ज़्यादा बरसात होगी उतना ही अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, और जितना आप इसको बाहर निकालोगे उतना ही पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ के अंदर बहुत पानी भरा पड़ा है वो आएगा, ऐसा नहीं है। यही पानी जो ऊपर से नीचे जा रहा है वही अंदर डिपॉजिट है, उसी को हम बाहर खींच रहे हैं। कई इलाके हमारे ऐसे बन गए हैं जहाँ का अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल सूख गया, हमने पूरा पानी निकाल लिया, अब नीचे जमीन में पानी ही नहीं बचा। ऐसे भी कई इलाके देखे जा रहे हैं। वहाँ बरसात कम हो रही है, पानी ज़्यादा निकाल लिया तो पानी खत्म हो गया, अंडरग्राउंड वाटर। तो इस तरह से हमारा पानी इस अर्थ पर कई अलग अलग रूपों में पाया जाता है। अब जहाँ आप डेजर्ट की बात करते हैं, डेजर्ट में क्या होता है कि वहाँ बरसात तो बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन तो बहुत लो है, ये बहुत कम है, और यहाँ पर पानी यूज हो गया बहुत ज़्यादा। वेजिटेशन कुछ यूज करती है, कुछ एनिमल्स यूज करते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर रहता है इसलिए पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं बरसात बहुत कम, जो बरसात होती है वो पानी थोड़ा बहुत आता है वापस ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ अंडरग्राउंड वाटर नहीं पाया जाता, ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ जगह अंडरग्राउंड वाटर मिला है डेजर्ट में भी, लेकिन यहाँ जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ लो वाटर होता है, उस जगह को ही तो हम डेजर्ट बोलते हैं। जहाँ पानी, सॉइल में अगर पानी नहीं है तो वो डेजर्ट कहलाएगा। वहाँ पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ बहुत हॉट टेम्परेचर होता है। तो ये डेजर्ट की बात है। डेजर्ट में आप देखिए कि लोग अपना पानी लेने के लिए बड़े बड़े दूर दूर तक यात्रा करते हैं, कई किलोमीटर तक जाते हैं, फिर वहाँ से मटकी में पानी लाते हैं, फिर जाके वो अपना नहाते धोते और पानी पीते हैं। हाँ, रेगिस्तान में पानी की बड़ी समस्या होती है। वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत दूर से पानी भर के लाते हैं, और साल में बहुत कम दिन, बहुत कम बरसात होती है वहाँ, उस पानी को थोड़ा सा इकट्ठा करके भी रख लेते हैं। कुछ अंडरग्राउंड टैंक बना लेते हैं, उन टैंक में पानी को ढक के रखते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी इसको इस्तेमाल करते हैं। और पानी की बूंद बूंद बचाते हैं वो लोग। कैसे करते हैं? जैसे थोड़ा बहुत पानी लाए, 6-7 दिन में एक बार तो नहाएंगे वो लोग,
और बर्तन में बैठ के नहाएंगे, हैं, नहा लिए, अब जो पानी इस बर्तन में बच गया उससे फिर बाद में कपड़े धो लेंगे, हैं, या जानवरों को पिला देंगे। तो बहुत बेचारे संघर्ष करते हैं पानी के लिए। अब पानी बहुत लिमिटेड है कई सारी जगह पर। क्यों? क्योंकि हमारी लैंड पर अगर पानी आना है, अगर मान लीजिए ये एक मान लीजिए लैंड सरफेस है, इस पे पानी अगर आना है तो केवल एक ही सोर्स है कि कहीं से बरसात आए और पानी यहाँ पर गिरे, और तब जाकर ये अंडरग्राउंड रिचार्ज होगा और यहाँ पर जितना स्टोर कर लेंगे उतना ही पानी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो केवल और केवल मानसून के ऊपर हम लोग डिपेंड हैं, लैंड के ऊपर पानी के लिए। जितना बरसात के समय पानी आप इकट्ठा कर लोगे उतना आप साल भर के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। अगर ये पानी बह के चला गया तो कोई काम का नहीं है फिर। तो कई जगह अंडरग्राउंड रिचार्ज भी नहीं कर पाते, तो कुछ इस तरह के सिस्टम, कुछ टैंक, उस वहां पे एक तरीका आपने नाम पढ़ा होगा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम यूज करते हैं और पानी को साल भर इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब एक खास बात ध्यान देने वाली क्या है कि जिस जगह पर जितना ज्यादा पानी रहता है, जितनी ज्यादा बरसात होती है, जितना ज्यादा पानी होगा उतने ही ज्यादा पेड़ पौधे वहां पर देखने को मिलते हैं। ज्यादा पानी तो ज्यादा पेड़ पौधे तो ज्यादा जानवर वहां पे पाए जाएंगे। मतलब वहां बहुत काफी पेड़ पौधे, जानवर पाए जाएंगे जहां ज्यादा बरसात होती है। जहां कम पानी होता है वहां पेड़ पौधे भी कम हैं और पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होने वाले एनिमल भी कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग को भी डिसाइड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी। जिस जगह पर वाटर आसानी से उपलब्ध है वहां ज्यादा लिविंग्स पाए जाते हैं, जहां पानी कम होता है वहां कम लोग पाए जाते हैं। आप देखिए पुराने इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं, सिविलाइजेशन डेवलप हुए वो नदियों के किनारे हुए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो लोग बाग सिंधु नदी के किनारे आसपास आके बस गए। क्यों? क्योंकि वहां पानी उपलब्ध था। ऐसे मिस्र सभ्यता, इजिप्ट, वहां मिस्र में जो नदी है नील नदी के किनारे लोग आके बस गए, तो वो वहां पे सभ्यता, एक सिविलाइजेशन डेवलप हो गया। तो हमेशा हमारा जो ज्यादा से ज्यादा जो इंडिविजुअल पाए जाते हैं वो नदी के आसपास ही पाए जाते हैं। हमारे इंडिया में भी देखो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पे है, आगरा यमुना नदी के किनारे पे है, गंगा नदी के किनारे पे कितने बड़े बड़े शहर हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, ये सब बड़े बड़े नदियों के किनारे पे हैं। तो शुरू से पानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है हमारे लिए। पानी रहेगा तो वेजिटेशन रहेगी, वेजिटेशन रहेंगे तो लिविंग्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से पानी हमारे लिए वाकई में एक वंडर लिक्विड है। इसके बिना हम हमारी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर अगर लैंड के ऊपर हम बात करें तो केवल और केवल रेन है। रेन का पानी ही जमीन पर आता है और जमीन उसको अंडरग्राउंड वाटर में या तो स्टोर करती है या नदी नाले के रूप में वो फ्लो होता रहता है। यही पानी होता है। अब एक जगह और है पानी। देखिए मैंने आपको बताया हवा में पानी है, मैंने आपको बताया लैंड के ऊपर पानी है, मैंने बताया लैंड के नीचे पानी है। एक जगह और है, वो है लिविंग्स की बॉडी के अंदर भी पानी है। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इनकी बॉडी के अंदर भी पानी होता है, क्योंकि बिना पानी के ये लाइफ नहीं कर सकते। इनसे भी पानी निकलता रहता है, ये भी पानी रिलीज करते हैं और लगातार लेते रहते हैं। तो इस तरह से वाकई में विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी ने इस पानी को भी खराब कर दिया।
पानी को भी खराब कर दिया, जिसे हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन। देखिए, पॉल्यूशन की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। पॉल्यूशन क्या है? चेंज इन द कंपोजिशन, चेंज इन द कंपोजिशन विच एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ। ऐसा कोई भी परिवर्तन जिससे लाइफ प्रभावित होती हो, वो परिवर्तन ही पॉल्यूशन कहलाता है। अगर पानी का कंपोजिशन आपने चेंज कर दिया जिससे कि वो पानी हमारे लिए अब अच्छा नहीं रहा, वो परिवर्तन पानी का वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी बात है, वाटर पॉल्यूशन। तो देखते हैं वाटर पॉल्यूशन आखिर कैसे होता है, क्यों हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी आप समझ लीजिए। हमारी अर्थ पर दो तरह का पानी मिलता है, 2 टाइप्स होता है वाटर का अर्थ के ऊपर। एक जिसे हम बोलते हैं सैलाइन वाटर, और एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर वो पानी है जिसमें बहुत कम मिनरल्स घुले हैं, लेस मिनरल्स होते हैं। और सैलाइन वाटर वो है जिसमें बहुत ज्यादा हाई मिनरल्स घुले हुए हैं, हाई सॉल्ट और मिनरल्स अगर इसमें घुले हैं तो वो सैलाइन वाटर कहलाएगा। समुद्र का पानी आप देखिए, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। क्यों? क्योंकि उस पानी में बहुत सारे मिनरल्स घुले हुए पाए जाते हैं। और कुछ साल्टी लेक भी हैं, सॉल्ट लेक, उनके अंदर भी पानी खारा पाया जाता है। केवल ये 2 ऐसी जगह हैं जहां सैलाइन वाटर मिलता है। बाकी रिवर में, पॉन्ड में, आइस के रूप में, यहां पर जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, वो सब फ्रेश वाटर होता है। और हमको इस्तेमाल के लिए फ्रेश वाटर चाहिए, हम केवल इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये फ्रेश वाटर नदी का पानी बहकर अगर समुद्र में चला जाएगा तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, एक बात तो आपको समझ में आई होगी या कई बार आपके दिमाग में आया होगा कि सर पानी जो अर्थ के ऊपर है 2/3, ये पानी बाहर तो कहीं जाएगा नहीं, हवा में जाएगा तो वापस आ जाएगा। ये धरती को छोड़ के तो जाएगा नहीं, तो पानी तो कभी खत्म नहीं होगा ना हमारे लिए। ये अर्थ का पानी है, अर्थ पे ही आएगा। लेकिन समस्या क्या है कि जो समुद्र में पानी भरा है वो हमारे काम का नहीं रहता। हमको तो फ्रेश वाटर चाहिए, और फ्रेश वाटर केवल और केवल रेन से मिलता है, बरसात से मिलता है। इसको जितना इकट्ठा कर लोगे उतना ही आपके काम में आएगा, उतना ही आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए फ्रेश वाटर की लगातार कमी होती चली जा रही है, और इस कमी को पूरा करने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ये पानी हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे। इसीलिए हम बोलते हैं कि पानी बचाना है। पानी अर्थ को छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर पूरा का पूरा पानी सैलाइन वाटर में कन्वर्ट हो गया तो हमको पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम फ्रेश वाटर ही यूज करते हैं, इसी को हम ड्रिंक करते हैं। यही हमारे प्लांट्स को चाहिए, यही पानी हमको चाहिए, फ्रेश वाटर, कम मिनरल्स वाला। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा क्यों हम पानी को बचाने की बात करते हैं। क्योंकि फ्रेश वाटर केवल और केवल बरसात से आता है। उस बरसात के पानी को अगर नहीं बचाया तो आपको फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। तो देखिए, वाटर पॉल्यूशन आखिर कैसे होता है। पॉल्यूशन का मतलब हो गया कंपोजिशन में चेंज होना, चेंज इन कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन चेंज होगा? पानी का कंपोजिशन चेंज होगा, इसी को बोलेंगे पॉल्यूशन। तो ये कैसे होता है? नंबर 1, या तो पानी में कुछ मिल जाए, एडिशन, कोई चीज हमने जबरदस्ती घोल दी,
जो नॉर्मल पानी में नहीं था उसको हमने जानबूझ के पानी में घोल दिया, खास तौर पे एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, कोई ऐसी चीज जो नहीं होना चाहिए था, अनडिजायरेबल है, जो नहीं होना चाहिए, अगर वो चीज भी पानी में घुल गई तो पानी का कंपोजिशन बदल जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, पानी पॉल्यूट हो जाएगा। जैसे क्या क्या घुल जाता है पानी में जो अनडिजायरेबल होता है? आपके फर्टिलाइजर्स घुल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स जो किसान खाद डालता है खेतों में वो घुल जाता है पानी में। कुछ केमिकल जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ऐसी बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में घुल जाती हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है, वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा, हॉस्पिटल से कचरा निकलता है, वो अगर पानी में घुल जाए तो पानी गंदा हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा। तो ये अगर कुछ एडिशन होता है अनडिजायरेबल चीज का तो वो वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा है सर, हम तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खेतों में डालते हैं, उससे पानी कैसे गंदा होता है? ये सवाल आ सकता है आपके दिमाग में। तो भैया आप एक बात ध्यान में रखो कि मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, ये आपकी फसल लगी है, अब आपने इस पे केमिकल स्प्रे कर दिया, ये केमिकल का स्प्रे हो गया, अब कुछ केमिकल तो नीचे जमीन में भी गया, कुछ पेड़ों के ऊपर चिपक गया, ठीक है। अब बरसात हुई तो बरसात का पानी इस केमिकल को घोलेगा और इस जमीन में आ जाएगा, ये पूरा केमिकल यहाँ जमीन में आ जाएगा, पेड़ धुल जाएंगे, जो सॉइल में था केमिकल वो भी पानी में आएगा। और जब बरसात ज्यादा होगी तो ये पानी के साथ बहते 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 एक खेत से दूसरे खेत में जाएगा, दूसरे से तीसरे खेत में जाएगा, और फाइनली कोई ना कोई नदी में या तालाब में पानी आ जाएगा। इस खेत से पानी आ रहा है, इस खेत से पानी आ रहा है, इस खेत से पानी आ रहा है, हर जगह से पानी कोई ना कोई एक नदी में या तालाब में फाइनली वो पहुंच जाता है, और इस पानी के अंदर वो केमिकल पाए जाएंगे जो नहीं होना चाहिए था। वो केमिकल इस फ्लो के साथ, पानी के साथ बहते 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 हमारी वाटर बॉडीज तक पहुंच जाते हैं। वाटर बॉडीज कोई तालाब हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछली थी, यहाँ के पेड़ पौधे थे, उनमें वो केमिकल असर करते हैं और उनको मारते हैं, तो ये खराब हो जाता है पानी में पॉल्यूशन हो गया। समझ में आया बात? इसीलिए कहा जाता है कि किसान को ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, केमिकल दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये केमिकल वाटर बॉडी में पहुंच ही जाएंगे। फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर इस्तेमाल करना चाहिए, देसी खाद यूज करना चाहिए, और पेस्टिसाइड की जगह कुछ और तरीके ढूंढना चाहिए, कुछ बायो कंट्रोल एजेंट ढूंढना चाहिए जिनसे नुकसान ना हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग की सलाह देते हैं हम किसान को। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक खेती करने का ऐसा तरीका जिसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, उस खेती को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम ऐसा पहला स्टेट है हमारे भारत का जहां 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, वहां कोई भी केमिकल का इस्तेमाल खेती में नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आपको समझा रहा हूं। हाँ, सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट विच हैव 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, और भी बाकी स्टेट भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, हमारा वाटर पॉल्यूट ना हो, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पहली बात तो समझ में आ गई
एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ क्या था, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज। दूसरा, अगर पानी में से कोई यूजफुल आइटम को निकाल दे, जो अच्छा था, अगर कोई उसे निकाल दे, खत्म कर दे, तो वो पानी भी हमारे लिए खराब हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट, रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम वाटर। अगर पानी में से कोई अच्छा कंपोनेंट आपने रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया, तो भी पानी आपका खराब हो जाएगा। जैसे पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। पानी के अंदर क्या होना चाहिए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होती है, इसी को तो मछली यूज करती हैं सांस लेने में। हाँ, यहाँ पे जो एक्वेटिक पौधे होते हैं वो अपना ऑक्सीजन करते, रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनको पानी के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर किसी कारण से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो क्या इस लाइफ के लिए वो फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात हुई, बता। नुकसान हो गया ना इस लाइफ को। तो ऐसा कोई भी परिवर्तन जिससे लाइफ को नुकसान होता है वो वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब अगर पानी में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपने खत्म कर दिया, तो पानी आपका खराब हो जाएगा, वो पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें जो मिनरल्स हैं, यूजफुल मिनरल्स, जो यहाँ की एल्गी वगैरह को, पेड़ पौधों को यहाँ डेवलप कर रहे हैं, इन्हीं पेड़ पौधों को तो ये मछली खा रही हैं। अगर ये पेड़ पौधे ही मर जाएंगे, इनको मिनरल्स, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिर ये एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी। तो रिमूवल ऑफ यूजफुल मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स अगर ये भी रिमूव होते हैं पानी में से, तो भी पानी हमारा खराब हो जाएगा। ये होना चाहिए। एकदम प्योर डिस्टिल वाटर में थोड़ी कोई लाइफ चल पाएगी। डिस्टिल वाटर में लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। केवल पानी से कुछ नहीं होगा। पानी में मिनरल्स होना चाहिए, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जब भी आप बिस्लरी बोतल खरीदते हैं, तो क्या वो डिस्टिल वाटर होता है या मिनरल वाटर होता है? एक्चुअली वो मिनरल वाटर होता है। उसमें मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्टिल वाटर तो बैटरी में डालते हैं हम लोग। हाँ, डिस्टिल वाटर को आप पीने के काम में नहीं लेना है। हाँ, वो फायदे वाला नहीं है, वो बहुत खराब है। डिस्टिल वाटर को पीने के लिए थोड़ी यूज करते हैं हम लोग। ये मिनरल वाटर हम लोग यूज करते हैं। तीसरा कारण जो है वाटर पॉल्यूशन का, वो है चेंज इन द टेम्परेचर। तीसरा कारण क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर पानी का टेम्परेचर बदल गया, तो भी पानी एक्वेटिक लाइफ के लिए खराब हो जाएगा। जैसे ये नदी है, नदी में ये मछली है मान लीजिए। हाँ, अब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का पानी है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस का पानी है, तो इसमें आसानी से सरवाइव कर रही है। अब इधर मान लीजिए हमने थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? कोयले से पानी को गर्म करते हैं, कोयला जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में। और जब वो भाप बनती है, तो उसको टरबाइन पे एकदम से भाप को छोड़ते हैं प्रेशर के साथ, और फिर वो टरबाइन घूमता है तो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिक बनती है। और फिर उस गरम गरम पानी की जो भाप निकली, उससे जो गरम गरम पानी मिलेगा, वो उसको नदी में डाल देते हैं, इसमें तालाब में डाल देते हैं। तो गरम गरम पानी अगर थर्मल पावर प्लांट से किसी नदी में गिरेगा, तो यहाँ बहुत गर्म पानी रहेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ की एक्वेटिक लाइफ को ये मारेगा, और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर लगातार बदल जाएगा। अगर पानी का टेम्परेचर बदला, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डेंजरस होगा। पेड़ पौधे तो बेचारे वैसे गर्म पानी में मर जाएंगे, कुम्हला जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मछली भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए अगर पानी का टेम्परेचर भी बदलता है, तो वो भी वाटर पॉल्यूशन ही कहलाएगा। ध्यान देना। तो केवल 3 कारण हैं वाटर पॉल्यूशन के। नंबर 1, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज। नंबर 2, रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट।
और नंबर 3 चेंज इन द टेम्परेचर। दीज आर 3 मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बस ये 3 ही चीज हैं जो वाटर पॉल्यूशन करती हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल जो रिसोर्सेज है वाटर, उसकी कहानी आज खत्म होती है। हमने एयर कंप्लीट कर लिया, हमने आज वाटर भी कंप्लीट कर लिया। वाटर में मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो आपको याद रहना चाहिए। पानी किस किस रूप में मिलता है इस अर्थ के ऊपर, वो आपको दिमाग में होना चाहिए। पानी कितने टाइप का होता है, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर, वो आपको याद होना चाहिए। हाँ, तो वाटर खत्म हो गया। अगली क्लास जब होगी तो हम बात करेंगे सॉइल ए नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।